नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बेरोजगारी पर राहुल गांधी के बयान से घिरी बीजेपी की। बिहार में जेडीयू को झटका देने की बीजेपी की तैयारी की। देखेंगे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को लेकर बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों को। उत्तर प्रदेश में विवादों से घिरे सीएम योगी के एक और फैसले को। जानेंगे कब होंगे झारखंड महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर दी जानकारी। एफएनओ में 3 साल में 90% रिटेल निवेशकों ने गंवाए 1.8 लाख करोड़। सेबी से की ऑपरेटरों के नाम जारी करने की मांग। सेक्स एजुकेशन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा भारत में इसकी शिक्षा बेहद जरूरी, इससे यूथ में नहीं बढ़ती अनैतिकता। आम आदमी पार्टी की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांसद संजय सिंह ने बिजली दरों को लेकर मोदी और अडानी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र की जनता की जेब में डाका डालने का लगाया आरोप। सपाट रहा शेयर बाजार। 14 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 84,914 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 1 अंक की मामूली बढ़त के साथ 25,940 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीते कुछ वक्त से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी युवाओं के मसीहा के रूप में उभरकर सामने आए हैं। वो लगातार युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। रोजगार से लेकर पेपर लीक तक युवाओं के हर मुद्दे पर राहुल ने अपनी आवाज बुलंद की है। और अब बेरोजगारी से परेशान युवाओं के डंकी रूट अपनाने को लेकर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर युवाओं में बेरोजगारी के मुद्दे पर जोर दिया है। इस जटिल समस्या को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की कीमत लाखों परिवार अपनों से दूर होकर चुका रहे हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान हरियाणा के उन युवाओं से मुलाकात हुई जो घर परिवार से दूर खुद को पराये मुल्क में खपा रहे हैं। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। अवसरों के अभाव ने बच्चों से उनके पिता और बुजुर्गों से उनके बुढ़ापे का सहारा दूर कर दिया है। इसके साथ ही राहुल ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी हरियाणा के उन परिवारों से बात करते नजर आ रहे हैं जिनके अपने रोजगार की तलाश में विदेश चले गए। साथ ही उन युवाओं की भी आवाज है, उनकी परेशानियों पर चर्चा है जो विदेश में रहकर अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। राहुल ने कहा कि 10 साल में भाजपा ने हरियाणा समेत देश भर के युवाओं से रोजगार के अवसर छीनकर उनके साथ घंघोर अन्याय किया है। टूटे भरोसे और हारे मन से मजबूर होकर युवा यातनाओं की यात्रा कर रहे हैं। डार से बिछड़े इन प्रवासी पंछियों को अगर अपने देश में अपनों के बीच बस जीविका कमाने का मौका भी मिले तो ये अपना वतन कभी नहीं छोड़ेंगे। राहुल ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सरकार बनते ही हरियाणा में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें युवाओं को सपनों के लिए अपनों से दूर नहीं होना पड़ेगा। हरियाणा के युवा डंकी क्यों हुए? राहुल के इस सवाल ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो मुश्किलें नीतीश कुमार की भी बढ़ती नजर आ रही हैं। नीतीश के ही मंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे जेडीयू में दो फाड़ की स्थिति बनती नजर आ रही है। चर्चा तो ये भी चल रही है कि बीजेपी नीतीश को किनारे लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी अपने ही सहयोगी जेडीयू को झटका देने की तैयारी कर रही है। इस चर्चा ने जोर पकड़ा बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी के एक पोस्ट के बाद। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक कविता लिखी जिसकी कुछ पंक्तियों पर विवाद हो गया है। कविता की वो लाइन्स कुछ इस तरह से है। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि 1-2 से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद, कद, मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए, रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। अब कविता के इन्हीं लाइंस पर बवाल हो गया। जानकारों ने दावा किया कि अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए उन पर तंज कसा है। अशोक चौधरी के इस ट्वीट के बाद जेडीयू नेताओं में हड़कंप मच गया। खबर है कि कविता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी पहुंची। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को अपने घर बुलाकर फटकार लगाई। करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात चली, जिसके बाद अशोक चौधरी ने सफाई दी।
अब भले ही मंत्री जी ने सफाई दे दी है, लेकिन संकेत तो मिल रहे हैं कि बीजेपी अब नीतीश को धोखा देने वाली है। बिहार में बीजेपी नीतीश को धोखा दे सकती है, तो हरियाणा में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को लेकर भी कुछ ऐसे ही दावे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने खट्टर को लेकर बड़ा दावा किया है, तो खट्टर के नाम पर खुद बीजेपी में भी घमासान छिड़ गया है, जिसके बाद हरियाणा बीजेपी में फूट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हरियाणा में जारी सियासी हलचल के बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बड़ा दावा किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि हरियाणा के सीएम पद से हटाए जाने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस से संपर्क साधा था। साथ ही खट्टर सीएम पद से हटाए जाने की वजह से बेहद दुखी थे और कुछ सहयोगियों के साथ कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जाहिर करते हुए संदेश भेजते थे। उन्होंने आगे कहा कि जल्दी ही हमारे बड़े नेता इस बात का खुलासा करेंगे। खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसी बात नहीं है तो मनोहर लाल इससे इनकार क्यों नहीं करते। पवन खेड़ा के इस बयान से सियासत गर्मा गई है। हालांकि अब तक इसे लेकर बीजेपी नेता की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, जिससे खेड़ा के इस दावे को बल मिल गया है। तो वहीं खुद बीजेपी के ही नेता खट्टर पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि मनोहर लाल पार्टी के अध्यक्ष थोड़ी है। दरअसल मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस की कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया था, जिसे लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने ये बयान दिया है। उनके इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी में फूट पड़ गई है। बीजेपी नेता आपस में ही तीखी बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में बीजेपी हरियाणा में बिखरती दिखाई दे रही है। हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो विवादों में सीएम योगी भी हैं। एक बार फिर योगी सरकार का फैसला सवालों से घिर गया है। सीएम योगी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप लग रहे हैं। तो किस फैसले पर घिरी योगी सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सभी खाने पीने की दुकान, ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले के सामने आते ही विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। यहाँ तक कि सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना के आरोप लग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि योगी सरकार ने अपने पुराने कानून को ही लीपापोती करके नए तरीके से पेश कर दिया है। दरअसल कांवड़ यात्रा के वक्त योगी सरकार ने कुछ ऐसा ही आदेश दिया था, जिसके तहत कांवड़ मार्ग पर हर दुकान पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश दिए गए थे। लेकिन उनका यह आदेश विवादों से घिर गया था। विपक्ष के साथ ही एनडीए के घटक दलों ने भी इसे गलत और विभाजनकारी बताया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने भी इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब एक बार फिर दुकानदारों को उनकी पहचान बताने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर योगी सरकार पर ध्रुवीकरण करने के आरोप लग रहे हैं। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश न मानने को लेकर भी उठ रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि हाल फिलहाल में जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में खाने में मिलावट की खबरें सामने आ रही है, उसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि इस बार ये फैसला लागू होगा या पिछली बार की तरह योगी सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब योगी सरकार का ये फैसला लागू होगा या नहीं, इस पर संशय जताया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तस्वीर जरूर साफ कर दी है। चुनाव आयोग झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर था, जिसके बाद चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो कब होंगे मतदान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म होने से पहले महाराष्ट्र और झारखंड की चुनाव तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते ही इन दोनों राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बता दें कि चुनाव आयोग की टीम अपने 2 दिन के दौरे पर झारखंड पहुंची हुई है, जहां पहले दिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई, जहां चुनाव की तैयारियों सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं सूत्रों की माने तो झारखंड के बाद 26 और 27 नवंबर को चुनाव आयोग अपने 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जा सकता है। वहीं इसके ठीक बाद 29 सितंबर को दोनों राज्यों में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोग गृह मंत्रालय से भी चर्चा करेगा। माना जा रहा है कि ये दोनों ही राज्यों के चुनाव नवंबर और दिसंबर महीने में कराए जा सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ वायनाड सहित यूपी की तमाम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि 26 नवंबर को महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो वहीं झारखंड का कार्यकाल फिलहाल 5 जनवरी 2025 तक का है।
अगले हफ्ते महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग की तरफ से इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, अब बस इंतजार है जनता के वोट का, जनादेश का। तो इस चरण में दांव पर लगी किन उम्मीदवारों की किस्मत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के लिए वोटिंग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। दूसरे चरण में 26 सीटों पर 239 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 239 में से 55% यानी 131 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं, तो 21% यानी 49 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। इन 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर की हैं, तो 11 सीटें जम्मू रीजन की हैं। इस चरण में जनता कई बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला करेगी, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना तक का नाम शामिल है। उमर अब्दुल्ला इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़गाम में उनका मुकाबला पीडीपी कैंडिडेट सैयद मुंतजिर मेहंदी से है, तो गांदरबल सीट पर उनके खिलाफ इंजीनियर राशिद की पार्टी के कैंडिडेट सर्जन अहमद वागे उर्फ आजादी चाचा मैदान में हैं। वहीं नौशेरा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन से सुरेंद्र चौधरी, पीडीपी से एडवोकेट हक नवाज चौधरी जो कि इसी साल नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी में आए हैं, इन तीनों नेताओं में कड़ी टक्कर है। बुद्धल सीट पर भी तीनों ही पार्टियां मुकाबले में हैं। बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुल्फिकार अली के भतीजे जावेद इकबाल चौधरी और पीडीपी से गुफ्तार अहमद चौधरी मैदान में हैं। यहां चाचा भतीजे में टफ फाइट देखने मिल सकती है। वहीं चुनाव आयोग ने भी प्रचार में हिस्सा लेने पर 21 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो चर्चा पीएम मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की भी हो रही है। पीएम मोदी ने अपने अमेरिका दौरे के आखिरी दिन यूएन समिट में हिस्सा लिया और इस दौरान उनकी मुलाकात जेलेंस्की से भी हुई। तो क्या रहा इस मुलाकात में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे। इस दौरान वो कई राष्ट्रों के प्रमुखों से भी मिले, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल है। 3 महीने में पीएम मोदी की जेलेंस्की से ये तीसरी मुलाकात है। बैठक के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर लिखा कि न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले महीने यूक्रेन की मेरी यात्रा के परिणामों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और शांति एवं स्थिरता की बहाली के लिए भारत ने अपने समर्थन को दोहराया है। तो वहीं अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ उग्रवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर स्पेस जैसे संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा से मेल खानी चाहिए। मानवता की सफलता युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि सामूहिक शक्ति में निहित है। वैश्विक शांति एवं विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार महत्वपूर्ण है। सुधार प्रासंगिकता की कुंजी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए एक पुल होना चाहिए, ना कि किसी के लिए बाधा बनना चाहिए। साथ ही भारत ये विश्व के साथ साझा करने के लिए तैयार है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में है। उसने एक नया फरमान जारी किया है कि जितने भी होटल और रेस्टोरेंट हैं वो अपने मालिकों के, अपने यहाँ पर काम करने वाले लोगों के नाम बोर्ड्स के ऊपर प्रिंट करें। क्या अच्छा नहीं होता? बजाय उसके वो लोगों के नाम जानती, वहाँ लोगों के काम करने वाले लोगों के नाम जानती, ये जानने की कोशिश करती कि वहाँ पर जो खाने बनाए जा रहे हैं उनमें किस तरह के तेल इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें किस तरह के मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।